नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश पीसीएसजे के ला प्रश्न पत्र जो हम लोग मिलकर के सॉल्व कर रहे थे 2018 में आए हुए, उसके आज अंतिम वीडियो में अंतिम चरण में हम लोग हैं और हमने प्रश्नों को सॉल्व करके हमने देखा कि कमोवेश आज के भी कुछ को मैं माइनस करके बता रहा हूँ, लगभग 125 से 130 क्वेश्चन हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और माइनस मार्किंग भी है। सब कुछ देखते हुए अगर हम 110 नंबर भी गेन करते हैं, 110 नंबर भी हमको प्राप्त होता है, तो हम 220 नंबर प्राप्त करेंगे ला प्रश्न पत्र में। और मेरिट आपकी जीएस और ला मिला करके 212 नंबर बनी हुई थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दे करके, ठीक है, आप क्यों फेल हो रहे हैं इस बात को समझिए। आप अपनी गलती की वजह से फेल हो रहे हैं, उस गलती को सुधारिए, अन्यथा अगली बार फिर वैकेंसी आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। फिर अगली वैकेंसी का आप इंतज़ार करते रहेंगे। वैकेंसी टाइमली नहीं आती हैं। आपको एक भी मौका मिले तो जाया नहीं जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। इस बात को जो भी ध्यान में रख कर चलेगा वो निश्चित तौर पर सफल होगा, अन्यथा रिजल्ट आपको पता है कि क्या होना है। तो ऐसी गलतियां मत करिए। ये कर रहे हैं तो अभी भी समय है, आप सुधार लीजिए, अन्यथा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही स्थिति रहेगी। ठीक है, वैकेंसी पे वैकेंसी आप इंतजार करते रहेंगे और ऐसे ही करते करते सारा करियर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए प्रारंभ करते हैं। आज देखते हैं क्या है। यूएनडीपी के धारणीय विकास का लक्ष्य कब प्रभावी हुआ? मार्च 16, मई 15, जनवरी 16 और सितंबर 2017। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं यूएनडीपी के। ठीक है, तो यूएनडीपी के इन ऑप्शनों में जब हम जाते हैं, ठीक, तो पहली बात यूएनडीपी क्या है? अगर इस बात को हम लोग देखें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। धारणीय विकास ऐसा विकास होता है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि वर्तमान संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि आने वाले भविष्य में संसाधनों की कमी ना होने पाए। यह प्रोग्राम कब लागू हुआ? जनवरी 2016 से। अब देखिए, ये करंट का प्रश्न है, 2018 का प्रश्न पत्र है, ये करंट का प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने लिख करके किया। अभी और भी मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की स्थापना किसने की? अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी पर्यावरण प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दोनों ने मिलकर के स्थापना की। ठीक है, तो आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, कितनी बड़ी समस्या है। ठीक, इसको आप IPCC नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और लगातार ये वर्क कर रही है। इसको तमाम जगहों पर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से IPCC लगातार चर्चा में रह रहा है। तो अगर लगातार चर्चा में रह रहा है तो फिर क्या करें, कैसे करें, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो हम अगर देखें तो इसकी स्थापना जो हुई है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस का जो है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भी इसमें सहयोगी रहा है। तो दोनों मिल करके इस प्रोग्राम की, IPCC की, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी गवर्नमेंट्स के रिलेशनशिप के आधार पर बनाया गया पैनल है, उसकी स्थापना की है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम भविष्य के क्वेश्चंस की भी चर्चा कर रहे हैं तो आप ध्यान रखे रहिएगा। UNDP शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धारणीय विकास शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IPCC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ऑप्शन बता रहे हैं कि अगली बार क्या प्रश्न आएंगे। इस बात को आपको ध्यान रख करके अपना तैयारी करना होगा, अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, अन्यथा बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को कौन निष्पादित करता है?
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय के निष्पादन की अगर हम बात करें तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को देख सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए अनुच्छेद 94 है, यानी आर्टिकल 94 को आप देखिए, जहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई किसी मामले का पक्षकार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अधीन उस पर आरोपित बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहता है तो दूसरा पक्षकार सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकती है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद आवश्यक समझती है तो निर्णय को प्रभावी करने के लिए, निष्पादित करने के लिए सिफारिशें कर सकेंगी या किए जाने वाले उपायों को विनिश्चित कर सकेगी। सैन्य स्टाफ समिति यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं निकलता है। महासभा लिखा है, कोई मतलब नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कोई मतलब नहीं। सुरक्षा परिषद आपका उत्तर होगा। आपकी जो क्लास पड़ी हुई है इंटरनेशनल लॉ की, यूनाइटेड नेशन चार्टर की, स्पष्ट इस बात की चर्चा की गई है, वहीं से आपका प्रश्न आया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। 94 के साथ अदर एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार है संप्रभुता एवं समानता, सभी लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, सभी लोगों की सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक उन्नति, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी अगर देखा जाए तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यह सभी लगभग सही हैं, यानी चौथा अगर ऑप्शन छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सही हैं। चौथा इसलिए छोड़ दिया जाए कि उपयुक्त में से कोई नहीं कह रहे हैं, लेकिन सही तो सब कुछ लगता है, ठीक है, सही तो सब कुछ लगता है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं राष्ट्र पक्षकार होते हैं। यहाँ पर कौन पक्षकार होते हैं? राष्ट्र पक्षकार होते हैं। और हम अगर प्रयोजनों की बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण संबंधी, मानव अधिकारों की, मूल अधिकारों की, सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना, ठीक है। प्रभुता समता के सिद्धांत को जो है आधारित है, बहुत कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, आर्टिकल 1 और 2 पढ़ने पर, इसलिए हमें सभी सही लगते हैं। लेकिन मूलतः समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार है, ये कहाँ से पूछा हुआ है? तो जब हम आर्टिकल 2 पढ़ते हैं, आर्टिकल 2 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 2 में, ठीक है, पहला क्लाज जो दिया हुआ है सिद्धांतों का, ठीक है, पहला का क्लाज जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्लाज, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। यह संगठन अपने सभी सदस्यों की प्रभुता समता के सिद्धांत पर आधारित है। तो आधार क्या बना? संप्रभुता और समानता हमारा आधार बना। यानी कि बेस्ट आंसर चुनना है, लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या लाइंस लिखी हुई हैं, बेस्ट आंसर क्या होगा, तब आपका सही होगा, अन्यथा नहीं सही होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलें। यूनाइटेड नेशंस के उद्देश्य और सिद्धांत कहाँ पर हैं? अभी चर्चा हुई। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ कि अगर किसी प्रश्न को सॉल्व करिए तो देखिए अगले प्रश्न पत्र में क्या आएगा, ये तो वहाँ से मिल ही रहा है, लेकिन उसी प्रश्न पत्र में भी जैसे हमने आर्टिकल 1, 2 की थोड़ी बहुत चर्चा की यहाँ पर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उद्देश्य और सिद्धांत यहाँ पर वही उत्तर मिल रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में है, 1, 2 में है, 2, 4 में है, 1, 4 में है। तो हम जब पढ़ते हैं हेडलाइंस के रूप में ही पहली लाइंस को ही पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में द पर्पजेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, यानी कि प्रयोजन क्या है, आर्टिकल 1 में लिखे हैं। प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 1 में लिखे हैं, ये आर्टिकल 1 में लिखे हैं। 2 में पढ़ते हैं तो लिखा है यह संगठन और उसके सदस्य अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। यानी ये सिद्धांत कहाँ लिखे हैं, आर्टिकल 2 में लिखे हैं। आंसर हमको मिल गया, आंसर हमें मिल गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे 3 भी लिखा है और 4 भी लिखा हुआ है 1, 2 के साथ अदर ऑप्शन में, तो 3 और 4 भी इसी बहाने देख लेते हैं। तो आर्टिकल 3 मूल सदस्य के बारे में है, ठीक है, मूल सदस्य कौन होंगे इसके बारे में है। तो आर्टिकल 4, ठीक है,
सदस्यों के बारे में है, सदस्य कौन हो सकेंगे, ठीक है, मूल के अलावा सदस्य कौन हो सकेंगे। आर्टिकल 3 भी, आर्टिकल 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले प्रश्न पत्र में आएगी, अगले प्रश्न पत्र में यही आएगी, ठीक है। 1, 2 तो हमेशा आता है, ये 3, 4 भी हमेशा आता है। बात को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए, आसान हो जाएगा आपके लिए और वो करना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो हमारे प्रश्न हो गए। इसके बाद अब थोड़ा लाइन लेंथ चेंज हो जाती है। अब लाइन लेंथ चेंज हो जाती है तो क्या क्या मैंने बताया कि जैसे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो इसको पूरा मैंने लिख दिया है। आपके सिलेबस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो विधिक जानकारियों से जुड़ा हुआ हो, लीगल महत्व का है, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा लॉ के पेपर में। जीएस के पेपर में तो पूछा ही जाएगा, लॉ के पेपर में भी पूछा जाएगा। तो ये करंट के प्रश्न हैं। करंट के प्रश्नों को यहाँ से हमें यह सीखना है कि क्या आए थे और किस हिसाब से हम तैयारी करें, अगले क्या आएंगे, क्योंकि करंट के थे, करंट के साथ समाप्त हो गए। 18 में आए थे, 22 चल रहा है आपका, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 में भी एग्जामिनेशन होगा, अनेक वर्षों में होगा, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। तो इंडिकेशंस हैं, तो एक बार सतही तौर पे हम इन्हें पढ़ लेते हैं। क्या यूपी दीपोत्सव, प्रथम महिला, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं हूँ, अयोध्या धाम, यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने दीपोत्सव प्रोग्राम शुरू किया है। दिवाली पर ही मान लीजिए, दिवाली पर ही मान लीजिए, विश्व के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है, सबसे बड़े इवेंट्स में शामिल है। लाखों दिए जलाए जाते हैं और पूरा जगमग रोशनी हो जाती है। पूरे विश्व से कहा जा सकता है लोग आने को यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। लेजर लाइट शो होता है, बहुत कुछ होता है, चर्चित है, चर्चित है। पूछ लिया लॉ के पेपर में, ठीक है। यानी कि ऐसे कोई उत्सव जो विशेष तौर पर संबंधित है, खासकर उत्तर प्रदेश से, आपसे पूछ सकता है, सचेत रहना पड़ेगा। मैं लॉ के पेपर की बात कर रहा हूँ। लॉ हो या जीएस हो, दोनों पेपर एक ही दिन आपको देने हैं। तो जीएस के लिए अगर करंट तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलिए लॉ के लिए भी, कि लॉ में भी पूछ सकता है, तो लॉ में भी सही करिए, किसने रोका है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान, यानी कि इंडेक्सेस भी आपको देखते हुए चलना है। भूख सूचकांक, करप्शन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स लेकर के चलना है। 103वां रहा है उस वर्ष। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 5वां भारतीय कौन शामिल हुआ? आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, वहाँ पर हॉल ऑफ फेम में जो बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी विश्व के होते हैं शामिल किए जाते हैं। भारत का कोई शामिल किया जाता है तो प्रश्न बनता है, राहुल द्रविड़ जी शामिल हुए। चौथी बिम्स्टेक समिट बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। बिम्स्टेक, उसकी समिट हुई शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत विकास की ओर अग्रसर विषय के साथ। कहाँ पर हुई? यानी कि जो रीजनल संगठनों के या बड़े वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समिट्स हैं, वो आपका क्वेश्चन है, आना ही आना है, ध्यान रखना। ये काठमांडू में हुई थी। भारत दक्षिण कोरिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया 5 नवंबर 2018 को, किस क्षेत्र में? यानी कि भारत अगर बायलैटरल कहीं पर सिग्नेचर कर रहा है, कोई ट्रीटी कर रहा है, कोई कन्वेंशन में सिग्नेचर कर रहा है, आपका प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ये तो पर्यटन क्षेत्र का था। बोस्टन में प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार 2018 में किस भारतीय अभिनेता को, देखिए अवार्ड भी पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, किस भारतीय अभिनेता को? अनुपम खेर को दिया गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बान में हुआ। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सम्मेलन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछेगा। देखिए बिम्स्टेक सम्मेलन पूछा हुआ है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पूछा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, सम्मेलनों को पूछेगा। आपके पास लिस्ट तैयार होनी चाहिए, कम से कम साल से 1.5 साल की मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। आने वाला है पेपर, आएगा। नहीं तैयार है तो आप ऐसे ही रह जाएंगे, चाहे जीएस हो चाहे लॉ हो, ऐसे ही रह जाएंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि 17 में हुई, कौन सा देश? भारत। भारत ने सौर संधि के रूप में एक जो है बहुत बड़ा जो है सब कुछ शुरू किया है, पूरा सिस्टम शुरू किया है, ठीक है। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए तमाम देश, हाल फिलहाल में भी यूएसए भी इसका सदस्य बना है, तमाम देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें भारत अग्रणी है, भारत लीड कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा।
फिर आएगा, फिर से आएगा। 2018 ऑस्ट्रेलियाई ओपन गेम्स भी पूछा है, गेम्स भी पूछा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? कैरोलिन वांजियाकी ने जीता। ऐसे भी प्रश्न आएंगे। आपको सचेत रहना है कि दायरा क्या है। दायरा नहीं समझ पाएंगे तो फिर वही गलती होगी। तो आशा करता हूँ करंट की क्लासेज आपकी चल रही हैं, सैटरडे संडे 2 दिन मॉर्निंग में रहती हैं, वीडियोज अपलोड होते हैं। इन्हीं आधारों को बनाते हुए आपके वीडियोज मिल रहे हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं फालतू का सारा कूड़ा बटोर के नहीं है कि सब करंट में पढ़ लीजिए कुछ नहीं बचा, बल्कि इस तरीके के चुने हुए प्रश्न, ये सारे इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसी आधार पर करंट की क्लास भी चल रही है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानने के लिए आपकी जो है पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वीडियोस पड़े हुए हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है। आप उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो पछताएंगे, और पछताने का क्या फ़ायदा होगा। इससे अच्छा है उपयोग करिए और उपयोग करते हुए आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पत्र की सीरीज में मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।